आज की इस विस्तृत वीडियो में हम बात करेंगे वरुण बेवरेजेस लिमिटेड यानी वीबीएल की Q3 CY 2025 की कॉन्फ्रेंस कॉल का पूरा विश्लेषण। यह तिमाही कंपनी के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण रही। घरेलू बाजार में अत्यधिक और लंबा खिंचा हुआ मॉनसून मांग को दबाए रहा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों ने मजबूत प्रदर्शन दिखाया। प्रबंधन ने इस कॉल में विस्तार से बताया कि कंपनी आने वाले समय में कैसे अपनी ग्रोथ को बनाए रखने और तेज करने की तैयारी कर रही है। इस पूरे वीडियो में हम Q3 के फाइनेंशियल्स, ऑपरेशनल हाइलाइट्स, अंतर्राष्ट्रीय विस्तार, जीएसटी परिवर्तन, नए कैटेगरीज जैसे अल्कोबेव और स्नैक्स, कैपेसिटी एक्सपेंशन, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप और QA इनसाइट्स सब कुछ सरल और विस्तृत तरीके से समझेंगे। सबसे पहले तिमाही के कुल प्रदर्शन की बात करते हैं। वीबीएल ने इस तिमाही में 2.4% की कंसोलिडेटेड सेल्स वॉल्यूम ग्रोथ दर्ज की। भारत में लगातार बारिश के कारण वॉल्यूम्स लगभग फ्लैट रहे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय टेरिटरीज खासकर साउथ अफ्रीका और मोरक्को ने मजबूत 9% वृद्धि दर्ज की। साउथ अफ्रीका कंपनी का सबसे तेजी से उभरता बाजार बनता जा रहा है। प्रबंधन के अनुसार वहां डबल डिजिट ग्रोथ लगातार जारी है और आने वाले वर्षों में यह क्षेत्र कंपनी के लिए एक मुख्य ग्रोथ पिलर साबित हो सकता है। रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का ऑपरेशनल रेवेन्यू लगभग 1.9% बढ़कर लगभग 48,966 मिलियन रुपए पर पहुंच गया। नेट रियलाइजेशन प्रति केस लगभग स्थिर रहा। इस तिमाही में पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मिक्स बढ़ा, जिसके कारण रियलाइजेशन थोड़ा नरम रहा, लेकिन यह रणनीतिक रूप से लाभदायक रहा क्योंकि पानी की श्रेणी का मार्जिन बेहतर है और वॉल्यूम स्केलेबिलिटी बहुत अधिक है। कैटेगरीज का मिक्स भी दिलचस्प रहा। 74% CSD, लगभग 4% NCB और 22% पैकेज ड्रिंकिंग वाटर रहा। वैल्यू एडेड डेयरी और लो नो शुगर वेरिएंट्स का हिस्सा भी कंपनी मजबूती से बढ़ा रही है। ग्रोस मार्जिन्स 119 बेसिस पॉइंट्स बढ़कर 56.7% पर पहुंच गए। यह सुधार मुख्य रूप से बैकवर्ड इंटीग्रेशन की वजह से आया है, जहां कंपनी अपने की रॉ मटेरियल्स को खुद बनाने लगी है। इसके कारण रॉ मटेरियल एक्सपेंसेस घटे, लेकिन एम्प्लॉय कॉस्ट, पावर एंड फ्यूल और अदर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स में वृद्धि दिखी, क्योंकि कुछ लागतें रॉ मटेरियल परचेसेस से हटकर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट्स में शिफ्ट हुई। एबिटा लगभग स्थिर रहा और मार्जिन हल्का सा नरम होकर 23.4% पर रहा। लेकिन पैट में 18.5% की मजबूत वृद्धि हुई और यह बढ़कर लगभग 7,452 मिलियन रुपए पर पहुंच गया। यह लाभ मुख्य रूप से लोअर फाइनेंस कॉस्ट, हायर अदर इनकम और करेंसी गेन्स के कारण रहा। कंपनी ने कॉल में यह भी स्पष्ट किया कि कंसोलिडेटेड लेवल पर वीबीएल अब डेट फ्री है, जो कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को और मजबूत बनाता है। नए प्लांट्स जैसे DRC और साउथ अफ्रीका में कैनलाइन के कमीशनिंग से डिप्रिशिएशन में वृद्धि स्वाभाविक रही, लेकिन इसे हेल्दी केपेक्स का हिस्सा माना जाना चाहिए क्योंकि यही नए निवेश आगे की ग्रोथ को ड्राइव करेंगे। अब बात करते हैं GST 2.0 ट्रांजिशन की। कई बड़ी FMCG कंपनियों ने GST के बदलने से शॉर्ट टर्म डिमांड सॉफ्टनिंग की बात कही थी, लेकिन वीबीएल ने बताया कि इस बदलाव का प्रभाव बहुत मामूली रहा और केवल शुरुआती दिनों में थोड़ी अस्थिरता दिखी। कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ मिलकर नया GST फ्रेमवर्क स्मूथली इंप्लीमेंट किया और डिमांड पर कोई मीनिंगफुल इम्पैक्ट नहीं पड़ा। कंपनी के ग्रोथ स्ट्रैटेजी की बात करें तो इंटरनेशनल बिजनेस में एक्सपेंशन तेजी से हो रहा है। अफ्रीका कंपनी के लिए एक बड़ा नया ग्रोथ फ्रंटियर बन रहा है। साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, जाम्बिया, जिम्बाब्वे और DRC, इन सभी बाजारों में कंपनी की उपस्थिति लगातार बढ़ रही है। कंपनी ने कार्ल्सबर्ग ब्रूअरीज के साथ बियर डिस्ट्रीब्यूशन का समझौता किया है, जिसे प्रबंधन ने एक बड़ा अवसर बताया। अफ्रीका में अक्सर बियर डिस्ट्रीब्यूशन और सॉफ्ट ड्रिंक्स डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसे रिटेल आउटलेट्स में उपलब्ध होते हैं, जिससे गो टू मार्केट सिनर्जी बहुत मजबूत है। इस कारण कंपनी नए प्रोडक्ट्स और कैटेगरीज को कम लागत में स्केलेबली लॉन्च कर सकती है। बियर कैटेगरी के बारे में रवि जयपुरिया ने कहा कि अफ्रीका में यह सॉफ्ट ड्रिंक जितना बड़ा या उससे भी बड़ा बाजार है। अभी शुरुआत टेस्ट मार्केटिंग से हो रही है और इंपोर्टेड बियर प्रोडक्ट्स के जरिए बाजार का मूल्यांकन किया जा रहा है। अगर ट्रैक्शन मिला तो भविष्य में कंपनी बैकएंड मैन्युफैक्चरिंग पर भी विचार करेगी। यह रणनीति कैपिटल लाइट है और बड़े केपेक्स से पहले मार्केट वैलिडेशन पर आधारित है।
डोमेस्टिक बिजनेस में वेदर इम्पैक्ट के बावजूद कंपनी फ्यूचर को लेकर काफी पॉजिटिव दिखी। अक्टूबर महीने में जैसे ही मौसम में सुधार आया, कई राज्यों में डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली। इसका मतलब है कि डिमांड इंटैक्ट है और वेदर नॉर्मलाइजेशन के साथ आने वाली तिमाहियों में रिकवरी मजबूत हो सकती है। कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी पर भी चर्चा हुई। कंपनी ने कहा कि कंपटीशन हमेशा हेल्दी रहता है और इससे बाजार एक्सपैंड होता है। खासकर 10 रुपए वाले प्राइस पॉइंट पर कंपटीशन बढ़ा है, लेकिन जरूरत पड़ने पर कंपनी इस प्राइस पॉइंट पर भी उतरने के लिए तैयार है। प्रबंधन ने साफ कहा कि अगर मार्केट शेयर पर दबाव आया तो कंपनी अग्रेसिव प्राइसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन पुश दोनों करेगी। न्यू प्रोडक्ट कैटेगरीज पर भी QA में काफी चर्चा हुई। वैल्यू एडेड डेयरी सेगमेंट लगभग 100% की वृद्धि के साथ बेहद अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। कंपनी इसे अगले वर्ष एक बड़ा कैटेगरी बनाने की तैयारी में है। नींबूज हाइड्रेशन कैटेगरी ने 50% से अधिक की वृद्धि दर्ज की है और यह पूरे हाइड्रेशन पोर्टफोलियो को मजबूत कर रहा है। एनर्जी ड्रिंक सेगमेंट में कंपनी ने स्टिंग गोल्ड की जगह एक बेहतर मीडियम प्राइस्ड एनर्जी ड्रिंक एड्रेनालाइन रश लॉन्च किया है, जिसे अ रश भी कहा जा रहा है, और इसका मार्केट रिस्पॉन्स उत्साहजनक है। फूड सेगमेंट भी धीरे धीरे ट्रैक्शन दिखा रहा है। मोरक्को में स्नैक्स का प्लांट फुल स्केल पर चल रहा है और जिम्बाब्वे में स्नैक्स यूनिट इस वर्ष के अंत तक ऑपरेशनल होने की उम्मीद है। फिलहाल खाद्य सेगमेंट का कंट्रीब्यूशन छोटा यानी लगभग 300 करोड़ रुपए एनुअल रन रेट के आसपास है, लेकिन आने वाले वर्षों में यह कई देशों में फुल ईयर कंट्रीब्यूशन देने लगेगा। इंटरनेशनल बिजनेस की बात करते हुए मैनेजमेंट ने बताया कि साउथ अफ्रीका में कंपनी की मार्केट शेयर लगभग 17 से 18% है और कंपनी आने वाले वर्षों में इसे बढ़ाकर अपने कॉम्पिटिटर के बराबर या उससे आगे ले जाने की महत्वाकांक्षा रखती है। जिम्बाब्वे और DRC में हुई चैलेंजेस भी स्टेबलाइज हो रही हैं और अगले वर्ष से इंटरनेशनल बिजनेस में मिड-टीन्स ग्रोथ लौटने की उम्मीद है। कैपेसिटी एक्सपेंशन के सवाल पर मैनेजमेंट ने कहा कि कंपनी आने वाले सीजन के लिए ओवर प्रिपेयर्ड है। पिछले 2 वर्षों में काफी कैपेसिटी जोड़ने के बाद वर्तमान सेटअप इतना मजबूत है कि कंपनी 50% तक वॉल्यूम ग्रोथ कंफर्टेबली हैंडल कर सकती है। यह दर्शाता है कि आने वाले सालों में VBL को कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स ग्रोथ को सीमित नहीं करने देंगे। अल्कोबेव, स्नैक्स, डेयरी, हाइड्रेशन, एनर्जी ड्रिंक्स, पैकेज्ड वाटर और सॉफ्ट ड्रिंक्स, कंपनी कई कैटेगरीज में डाइवर्सिफिकेशन कर रही है। यह डाइवर्सिफिकेशन न केवल सीजनल वॉलेटिलिटी को कम करता है, बल्कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ विजिबिलिटी भी बढ़ाता है। प्रबंधन ने यह भी बताया कि पेप्सिको के साथ ग्लोबल रिफ्रेंचाइजिंग के किसी नए अवसर पर कंपनी हमेशा ओपन है। कुल मिलाकर Q3 CY 2025 की यह कॉल बहुत स्पष्ट संकेत देती है कि VBL आज न केवल भारतीय बेवरेज उद्योग में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक मजबूत, डायनामिक और तेजी से विस्तार करती हुई कंपनी है। वेदर हेडवाइंस के कारण डोमेस्टिक ग्रोथ सॉफ्ट रही, लेकिन अंडरलाइंग डिमांड इंटैक्ट है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन, अफ्रीकन एक्सपेंशन, बियर डिस्ट्रीब्यूशन, स्नैक्स बिजनेस, लो शुगर पोर्टफोलियो, वैल्यू एडेड डेयरी और एनर्जी ड्रिंक्स जैसे सभी ड्राइवर्स भविष्य में कंपनी की ग्रोथ को स्ट्रक्चरली मजबूत बनाएंगे। यह कंपनी अपने एग्जीक्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ, ब्रांड पार्टनरशिप्स और कैश फ्लो जनरेशन के दम पर आने वाले वर्षों में रोबस्ट और सस्टेनेबल ग्रोथ की दिशा में बढ़ रही है।